हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, टोटल कितनी अनुसूची है, प्लस आपके कौन से अनुसूची में क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने टोटल शेड्यूल होते हैं, मतलब कितनी अनुसूची हैं। तो आपकी टोटल कितने अनुसूची हैं? टोटल है आपकी 12। ठीक है, टोटल कितनी अनुसूची है, टोटल कितने शेड्यूल है, मतलब टोटल है आपके 12। ओके, तो वन बाय वन अब हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट शेड्यूल, उसमें आपका क्या बताया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि आपकी स्टेट का नाम क्या है और आपकी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। ओके, मतलब जिनको डायरेक्टली जो सेंटर है, जो केंद्र है, उसको रूल करता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। अच्छा, इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4, ये दोनों ही आर्टिकल आपके फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल में आपका क्या आता है? सेकंड शेड्यूल में आपको बताया गया है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स। अच्छा, अलाउंसेस मतलब क्या होता है? अलाउंसेस मतलब होता है भत्ता। ठीक है, मतलब आपको आपकी सैलरी के अलावा आपको कितना और भत्ता मिलेगा, मतलब कितना और अलाउंस मिलेगा, इस चीज़ को बताया गया है सेकंड शेड्यूल में। प्लस आपकी किसी पोस्ट की क्या प्रिविलेजेस रहेंगी। प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार, है ना। विशेष अधिकार क्या रहेंगे, प्लस एमेलुमेंट्स क्या रहेंगे। तो एमेलुमेंट्स मतलब क्या होता है? मेहनताना। ठीक है, मतलब आपका सेकंड शेड्यूल में क्या क्या बताया गया है? अलाउंसेस मतलब भत्ता, विशेष अधिकार और आपका मेहनताना, ये आपका तीनों ही चीज़ें आपकी सेकंड शेड्यूल में रखी गई हैं। ओके, अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड एमेलुमेंट्स। और कौन कौन सी पोस्ट की? जैसे कि प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, तो ये सारी मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि किस किस की हैं। ओके, जैसे कि कैग की है, तो ये सबका यहाँ पे बताया गया है कि उनकी विशेष अधिकार क्या होंगे, उनकी उस पोस्ट के भत्ता क्या मिलेगा, उनका मेहनताना क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, मतलब सैलरी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड शेड्यूल, मतलब में इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया आपका कि फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ मतलब जो शपथ होगी वो कैसे लेंगे, प्लस एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब होता है कि किसी भी बात का एक दृढ़ कथन, मतलब एफर्मेशन मतलब क्या होता है कि दृढ़ कथन, है ना। तो ओथ प्लस उसके अलावा जो वो एक दृढ़ कथन के फॉर्म में मतलब बोलेंगे, ठीक है, वो क्या क्या होगा, मतलब उसके जो ओथ है और जो एफर्मेशन है वो क्या है ना। तो मतलब आप समझ सकते हो कि थर्ड शेड्यूल में आपका शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, शपथ, है ना। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये बताया गया है आपका? ये पोस्ट जो लिखी है, यूनियन मिनिस्टर का हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का, तो ये कुछ एक पोस्ट लिखी है, इन सब का आपका थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फोर्थ शेड्यूल की। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है? फोर्थ शेड्यूल में आपका बताया गया है कि कितनी सीटें कौन सी राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को मिलेंगी राज्यसभा के लिए। मतलब वो राज्यसभा में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने मेंबर्स को भेज सकता है ना। मतलब किसी भी राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश के कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में जा सकते हैं, तो वो किस चीज़ में बताया गया है, वो कौन से पार्ट में बताया गया है, वो आपका बताया गया है फोर्थ शेड्यूल में। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ में क्या बताया गया है? आपका बताया गया है कि जो आपका शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको एडमिनिस्टर मतलब उनको रूल कैसे करना, उनके लिए क्या क्या कानून पास किए जा सकते हैं, तो वो सारा इसमें बताया गया है। अच्छा, शेड्यूल मतलब क्या होता है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो आपके एरिया होते हैं, है ना। अनुसूचित जो आपके एरिया हैं, क्षेत्र हैं, प्लस अनुसूचित जो जनजातियाँ होती हैं, उनको कैसे, उनके लिए क्या क्या रूल्स बनेंगे, कौन बनाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी फिफ्थ शेड्यूल में बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें फोर्थ शेड्यूल का आपके आर्टिकल कौन कौन से थे? तो फोर्थ शेड्यूल के आपके आर्टिकल हैं आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80, प्लस फिफ्थ शेड्यूल जिसमें आपके अनुसूचित एरिया मतलब अनुसूचित जो आपका क्षेत्र है वो, प्लस अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है, वो आपके आर्टिकल कवर करता है आर्टिकल 244। ओके, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है मोस्टली। इसमें क्या पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ये राज्य तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, कौन कौन से हैं? ATMM
है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, ये हैं। अच्छा, इनमें क्या है कि यहाँ की मतलब ये जो 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों में जो आपकी जनजातियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। इन 4 राज्यों की जो जनजातियाँ हैं, जो आपके जो ये क्षेत्र हैं, जनजातियों वाले जो क्षेत्र हैं, उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, उनको कैसे रूल करना है ना, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए जाएंगे, क्या क्या कानून बनाए जाएंगे, कौन बना सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 6th शेड्यूल में बताई गई हैं। ओके, ये राज्य याद रखने हैं, कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। प्लस इस ये 6th शेड्यूल के अंदर में कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275। ओके, 244 एंड 275। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल 7 की। तो जो शेड्यूल 7 है उसमें क्या किया गया है, उसमें जो आपकी पावर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका यूनियन, मतलब यूनियन को हम क्या बोल सकते हैं, संघ, है ना, और स्टेट लिस्ट मतलब राज्य, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जो आपकी समिति है। मतलब पावर को 3 में डिवाइड किया गया है। संघ, एक वो है संघ आपका, एक है राज्य और एक है आपका समिति, है ना। तो इन 3 में आपका डिवाइड किया गया पावर्स को, मतलब सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। प्लस आपको पता होना चाहिए इनमें कितने कितने सब्जेक्ट हैं। तो संघ में मतलब आपका जो आपकी सेंटर है, मतलब यूनियन जो लिस्ट है उसमें है आपके 100 सब्जेक्ट, जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसमें है आपके 59 सब्जेक्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें है आपके 52 सब्जेक्ट। ये भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको ये सारे पता होना चाहिए, 52, 100 एंड 59। ओके, ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 246 में। प्लस 8 शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो 8 शेड्यूल में आपके लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है, कितनी भाषाएं हैं टोटल, ठीक है। तो भाषाओं के बारे में कौन से शेड्यूल में बताया गया है, भाषाओं के बारे में बताया गया है 8th शेड्यूल में। यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी। तो स्टार्टिंग में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, जब ये बनाए गए थे, तो उस टाइम पे सिर्फ 14 लैंग्वेजेस को रखा गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनमें सुधार किए गए, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू इनमें 22 लैंग्वेज होगी, मतलब 8 लैंग्वेजेस को और जोड़ दिया गया, 8 भाषाओं को इसमें और जोड़ दिया गया। अच्छा, जो इसमें लास्ट जो अमेंडमेंट के थ्रू जो हुआ है वो है आपका 92nd अमेंडमेंट। ये मैं आपको एक अलग से पार्ट, एक वीडियो बनाऊंगी अमेंडमेंट्स का, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आपका 8th शेड्यूल किसके लिए हो गया, भाषाओं के लिए। नेक्स्ट है आपका 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है, कि जो आपके जो जमीन से रिलेटेड जो भी सुधार होते हैं, जमीन से रिलेटेड जो भी सुधार होंगे वो सारे आपके 9th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसने ऐड किया था, उसके थ्रू 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। अच्छा, 9th शेड्यूल ऐड करने का मतलब क्या था, मतलब रीज़न क्या था, ताकि जो भी लॉ हैं, मतलब जो भी आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। ओके, तो ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दल बदल विरोधी नीति, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अच्छा, दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मतलब कि अगर जैसे कि कोई भी एक मेंबर है, वो सपोज ए पार्टी से इलेक्शन लड़ता है और ए पार्टी से इलेक्शन लड़के वो जीत जाता है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ए पार्टी से जीता, लेकिन वो क्या करेगा, कुछ दिन के बाद वो बी पार्टी में चला जाएगा। तो इससे क्या किया, इसने दल बदल किया, मतलब ये जो पहले इस दल का था उसने अपना दल जो है वो बदल लिया, वो बी पार्टी में चला गया। तो ये जो है, ये जो कानून है, ये इसको बोला गया है कि ये वैलिड नहीं है, ये गलत है। तो इसी के विरोध में एक कानून को लाया गया, जो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, वो लाया गया था आपका 52nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया, जिसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल विरोधी कानून। तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये कौन कौन से मेंबर्स के लिए है, ये है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर हैं, ये उन सब के लिए है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर हैं उन सब के लिए ये कानून है। तो ये पता होना चाहिए, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट है आपका 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में आपका बताया गया है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में मतलब पंचायती राज जो है वो आपका कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, ये पता होना चाहिए। ये हुआ था आपका 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 11th शेड्यूल आपका ऐड किया गया था। अच्छा, पंचायती राज जो होता है वो उसमें कितने टोटल मैटर्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल कितने होते हैं, 29,
है ना, 29 होते हैं इसमें टोटल। इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है उनकी पावर क्या होंगी, मतलब उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, आपके जो पंचायती राज है उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसको कौन अथॉरिटी, मतलब उसको कौन, उसका हेड कौन होगा, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, मतलब पंचायत के बारे में सारी चीज़ें आपकी 11th शेड्यूल में बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में क्या है, 12th में आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका, तो 12th में आपको नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ओके, नगर पालिका। अच्छा, नगर पालिका के बारे में क्या क्या बताया गया है, नगर पालिका की शक्तियाँ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी 12th शेड्यूल में बताई गई हैं। अच्छा, इसको ऐड कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट के थ्रू। 74th अमेंडमेंट के थ्रू नगर पालिका का जो कानून है उसको ऐड किया गया है। ओके, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक कि आप कैसी, मतलब ट्रिक से कैसे जल्दी याद कर सकते हो। ओके, तो आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रिक है वो है आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अच्छा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में टी फॉर क्या है, टेरिटरी, ई फॉर क्या है, एमेलमेंट्स, है ना, टीयर्स, ए फॉर क्या है, एफर्मेशन, है ना, तो टीयर्स हो गया। अब यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा। आर फोर क्या होगा, आर फोर होगा आपका राज्यसभा, ठीक है, आर फोर क्या है आपका, एस फोर होगा आपका शेड्यूल एरिया, ठीक है, एस फोर है शेड्यूल एरिया। ओ फोर है आपका अदर शेड्यूल एरिया, जिसमें कौन कौन से थे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। एफ फोर क्या है, फेडरल प्रोविज़न, जिसमें 3 लिस्ट में डिवाइड हुआ थे पावर्स। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब भाषाएं। एल फॉर क्या होगा आपका, लैंड रिफॉर्म। डी फॉर दल बदल वाला, है ना, डिफेक्शन। पी फॉर पंचायती राज और एम फॉर म्यूनिसिपलिटीज़ मतलब नगर पालिका। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, इससे बहुत आसानी से याद कर सकते हो सारे ही शेड्यूल्स को। होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।